क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू द मेंटालिटी, द मोस्ट डाइवर्स पॉडकास्ट ऑफ द इंडियन इंटरनेट। आज के गेस्ट हमारे थोड़े से कुछ अलग होने वाले हैं। आज के गेस्ट हैं मिस्टर अनिलेश खरे, हु इज़ अ रॉक बैलेंसिंग आर्टिस्ट। ये एक आर्ट फॉर्म है जो मेरे को पता तो था इसके बारे में, बट इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। आज इसी आर्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, अबाउट इट्स ओरिजिन्स, अबाउट इट्स वर्किंग्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है। सो कोई भी जो इंटरेस्टेड भी हो इस आर्ट फॉर्म को सीखने के लिए, ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर पॉडकास्ट। So there is this process involved in everything. It is a process in round balancing too. It's just that people are not able to relate to this process when they first see it. That's all. For them it's like, oh, या तो कोई जादू है या कोई कैमरा ट्रिक है। उनके लिए यही है ना, ये ट्रू। या कोई ग्लू लगा रखा है। बहुत सारे लोग आके मेरे को, अरे सर ये तो ऐसी ग्लू लगा रखा है, हटा ले भाई ने। अभी परसों जो दून समर मेला में, तो मैंने 5 उसके ऊपर, अभी दिखाऊंगा आपको फोन में, एक मग को, कॉफी मग होता है उसको, जो उसका हैंडल होता है ना, हैंडल के ऊपर टिका रखा था। उल्टा मग को उल्टा करके हैंडल के ऊपर टिका रखा था। मग वहां खड़ा हुआ था। किसी ने कहा अरे सर ये ना चिपका रखा हुआ है, ऐसे तो खड़ा ही नहीं हो सकता। और उन्होंने टच, मैंने कहा ठीक है आपने कहा हटा लो, चिपका नहीं रखा, आप हटा लो। वो हटाने के चक्कर में उन्होंने छुआ, और वो उन्हें लगा कि छूंगा तो शायद चिपका रखा है। अगर वो पकड़ते तो गिरता नहीं, वो नीचे गिरा सीधा। तो नीचे गिरा, चकनाचूर हो गया वो तो कह रहे अरे सॉरी सर टूट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर आपको इस बात की श्योरिटी तो हो गई कि ये चिपका हुआ नहीं था। कह रहे हाँ सर ये बात की श्योरिटी तो हो गई, ये कैसे करते आप? मैंने कहा आप भी करो। उन्हें बिठाया, उन्होंने करा, बड़ा मैं लगती बहुत देर लगी उन्हें, 10-12 मिनट लगे उन्हें, कर नहीं पाए। 10-12 मिनट बाद उन्होंने, सर मेरे से नहीं हो रहा, आप ही करो। यू नो व्हाट ही वाज वांटिंग टू प्रूव, के श्योरिटी तो मिल गई, पागल बना रहा है पब्लिक का। यू नो ही वांटेड टू प्रूव मी रॉन्ग, कि नहीं यार ये स्किल कुछ नहीं है, तो तुम पागल बना रहे, तुमने चिपका रखे। तो ऐसे बहुत सारे लोग डाउट करते हैं इस आर्ट को। बट ये क्या, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप धीरे धीरे इस प्रोसेस को समझोगे, आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते रहोगे। मेक सेंस। अभी मैं अपने जब गुरु के बैलेंसेस आज भी देखता हूँ ना, तो आई गेट इंस्पायर्ड कि यार मैं ये कुछ अचीव करूं। मैं अभी तक मतलब अपने आप को उसका 1/10 भी नहीं पाता। इज एट अ लेवल। उसने एक ह्यूमन को चेयर पे बिठाया है, लड़की को चेयर पे बिठाया है। उस चेयर को उसने एक स्टोन के ऊपर एक पैर पे टिकाया है, पीछे वाले एक पैर पे, और वो लड़की बैठी है उसके ऊपर, चेयर के ऊपर, एंड चेयर इज ऑन वन लेग। दैट्स ऑल। वो उसने बैलेंस करी। उनको 3 दिन वो प्रैक्टिस करने लगे। उसको प्रैक्टिस करने को 3 दिन लगे उन्हें। और वो लड़की भी एक योगा टीचर है बाय द वे। वो अगर आंख पे झपकाती ना लड़की, तो वो चेयर गिरती। तो वो इतनी स्टिल थी वो लड़की। सोचो उस लड़की का स्केल, यू नो, स्टिलनेस टू दैट लेवल। और फिर उस स्टिलनेस को चेयर के साथ बैलेंस करना। और मैं भी गया जब, मतलब इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। मैं पुणे इसीलिए गया कि मैं उसको, आई वांटेड टू प्रूव हिम रॉन्ग। तो हम बात करनी शुरू करी 2024 दिसंबर के आसपास। अल्टीमेटली फरवरी के आसपास मेरे को मौका लगा कि मैं पुणे तक जाऊं। तो मैं पुणे गया यहाँ से बकायदा, और मैंने उनके साथ समय बिताया। And he taught me the art. उन्होंने कहाँ से सीखा? उन्होंने किसी और को गलत प्रूव करने के चक्कर में वहां से सीखा। अच्छा। तो ये खेल सारा गलत प्रूव करने का ही है, लेकिन उसमें हमने ऐसा कुछ एक पा लिया कि यार lives are transformed. And there is a sense of spirituality also in this. Absolutely. And it can give you a lot of calmness. Like why do you meditate? To answer that question, यश, मेडिटेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं? मेडिटेशन हम लोग इसलिए करते कि मैं यू नो, जब मैं खाली होता हूँ, कोई भी, मैं जब मैं की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा। जब मैं खाली होता हूँ अपने दिमाग में, मैं सिर्फ 2 जगह होता हूँ। या तो मैं पास्ट में होता हूँ और उसके पेन को, उसके बर्डन को कैरी कर रहा होता हूँ लाइफ में, अपने मोमेंट में। तो पास्ट में जी रहा होता हूँ थॉट्स में,
या फिर मैं फ्यूचर की वरी में जी रहा होता हूँ अपने थॉट्स में कि ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा, वो ये बोलेगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, और या पास्ट के पेन में होता हूँ कि उसने ऐसा कहा था, उसने मेरे साथ ये किया और मैं उसके साथ वो करूंगा। और इस पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में मेरा जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है वो मेरा प्रेजेंट है, मेरा नाउ है। इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और उस नाव के लिए हम लोग बहुत बार मेडिटेट करते हैं ना। लेकिन जब मैं ये रॉक बैलेंसिंग कर रहा होता हूँ ना, ये आर्ट ऐसी आर्ट फॉर्म है, जब हम रॉक बैलेंसिंग कर रहे होते हैं ना तो आप कहीं नहीं होते, आप अपने नाव में होते हो। यू आर इन योर मोमेंट, यू आर इन योर हियर एंड नाउ। आप ना तो पास्ट में हो, ना फ्यूचर की आपको कोई वरी है, ना पास्ट का कोई पेन है, आप इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। This is a funny thing. I don't know if you've noticed it. The Ellora temple, the stone temple, the stone temple. When you go inside, there is one specific pillar that is balancing on itself. It's not touching the bottom. Correct. Have you seen the video? Yes. So what? I mean, see, it defies logic. I mean, how did they manage to? Let me break that thought there. अगर आप साउथ में जाते हैं तो मैं कैसे अट्रैक्ट हुआ इस आर्ट फॉर्म पे। मैं किसी एक कॉर्पोरेट प्रोग्राम के लिए ट्रैवल कर रहा था टू चेन्नई। चेन्नई में डाउन साउथ बिल्कुल एक टेम्पल टाउन है महाबल्लापुरम बोल के, मामल्लापुरम, जिसको पहले महाबलीपुरम बोला था। महाबलीपुरम या महाबलीपुरम। और वहां पर एक एक स्लोप है बहुत बड़ा, मतलब एक हिल है, हिलॉक है। उस स्लोप के ऊपर एक करीब 5000 किलोज का एक बहुत बड़ा बोल्डर है जो कि छोटी छोटी रॉक्स पे टिका हुआ है। Yeah, I think I've seen the video. Yeah, I must have seen it. Yeah. और वो by science वो लॉजिक डिफाइंग है। Right. क्यों? क्योंकि लॉजिकली उस पत्थर को नीचे गिरना चाहिए, Right. क्योंकि वो स्लोप पे है और वो पोल्डर जो है वो गोल है। इट्स लाइक अ स्फीयर। लेकिन सारा लॉजिक वहां डिफाई हो जाता है। Right. और इससे हमें क्या सीखने को मिला है, मुझे क्या सीखने को मिला है कि नेचर जो है ना वो अपने आप में बैलेंस्ड है। ये मैं और आप है जो इस नेचर को इम्बैलेंस्ड करते हैं। मुझे रॉक बैलेंसिंग ने ये एक्चुअली सिखाया कि नेचर जो है ना अपने आप में बैलेंस्ड है। इट इज वी हु मेक इट इम्बैलेंस्ड। इट इज वी हु disbalance this beautiful balance that is created. यूनिवर्स ने अपने आप हमारे लिए परफेक्ट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, परफेक्ट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस प्रेजेंट। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ह्यूमंस ने क्रिएट करी, जो आज हम बैटल करते इन ऑल स्फीयर्स। ये रियलाइजेशन इज द ट्रू स्पिरिचुअलिटी, इजंट इट? कि मैं हूं इस पूरे दुनिया में, इस पूरे सृष्टि में दुख का कारण मैं हूं। नेचर में तो दुख है ही नहीं ना। सोच के देखो आप, नेचर में कहाँ दुख है? नेचर को हम लोग दुखी करते, क्योंकि जहां बैलेंस होगा वहां डिसबैलेंस नहीं होगा। और दुख क्या है? वो डिसबैलेंस है ना। जब चीजें अपने जिस तरीके से उन्हें बनाया गया है, जो उनकी सृष्टि है, उस सृष्टि में वो चीजें नहीं रहेंगी तो वही तो डिसबैलेंस है। और डिसईज भी वही है। When things are not at ease, they are at disease, and disease becomes the disease. True. Very insightful. I'm sure that people like India mein this is pretty new and not too many people know about it, but in the West I'm sure that's one major difference between how we perceive art in our culture, in our country, vis-a-vis the Europeans or Americans or whatever. Correct. And they push this because art is all about expressing yourself. Any art form is about expressing yourself. And unfortunately, we as a society, especially the Indian society, look down upon art. Art and artists because have always been looked down on. Arts को अगर flourish करना है, any kind of art for that matter, वो flourish होगा तभी जब आप उसको पुश करोगे। कल्चरली देखे अगर यश में इसका जवाब नहीं होगा ये, बट आई वुड सेकंड व्हाट यू सेड कि आर्ट को फ्लरिश नहीं करने दिया जाता है।
यूजुअली अगर कल्चरली हम देखें तो हमारे जो स्पिरिचुअल सेंस से अलग अगर हम इस उसको देखते हैं, पॉइंट को देखते हैं, तो कल्चरली हमारे पूरे सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया, डिजाइन किया गया है, एंड इट्स वेरी वेल थॉट डिजाइन, जहाँ पे हम किसी भी एक्सप्रेशन को फ्लरिश नहीं होने देते, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन पसंद नहीं है, हमें सिस्टम पसंद है। हमें पसंद है कि जो कहा जाए उतना किया करो। हमें लोग आज भी लुक डाउन करते हैं एज एन आर्टिस्ट। लोग बोलते हैं यार इससे क्या ही कर लोगे, क्या ही हो जाएगा। बट दैट्स मोर टू डू विद द इंडियन माइंडसेट। नहीं, सिर्फ इंडियन माइंडसेट की बात नहीं है, कल्चरली बहुत सारे लोग इस आर्ट फॉर्म को मतलब प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग देशों में। जैसे आपने कहा यूरोपियन कंट्रीज में मेरे कुछ कुछ कनेक्ट्स हैं, कुछ है नोन है जो बैलेंसर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब। एक स्पेन में है जिनके साथ मैंने चैट भी करी है, बात भी करी है। हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं म्यूचुअली ऑन इंस्टा। क्या है, उनको भी वो भी ये बैटल करते हैं। जब वो लोग बोलते हैं ठीक है, ओके आप ये करते हो, बट व्हाट आफ्टर दिस, राइट, ये क्या कर लेगा आपके लिए। लेकिन सारी चीजें जो है वो क्या कर लेगा में सीमित नहीं है। Like a lot of people ask me, आप पॉडकास्ट करते हो, हाँ, और उसके साथ आप कुछ भी करते हो, और क्या करते हो? नहीं, आप काम क्या करते हो? नहीं, मैं काम सिर्फ रॉक बैलेंसिंग करता हूँ। यार रॉक बैलेंसिंग काम कैसे हो सकता है? लोग मुझसे पूछते नहीं यार, मैं वर्कशॉप करता हूँ। आप बिलीव करें कि मेरा अभी जुलाई को कल ही कंफर्मेशन आया, तो मैं आई थिंक ऑफिशियली मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इस बात को। मैं फर्स्ट टाइम NMACC में जाकर के परफॉर्म करने वाला हूँ, बॉम्बे। तो मुझे कल ही कॉन्फर्मेशन उन्होंने भेजा है। मेरी जुलाई में एक वर्कशॉप है जो मैं कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए करने वाला हूँ, 8 to 15 इयर्स के बच्चों के लिए, NMACC में जाकर के। और आप सोच के देखिए, जो उन लोगों का स्टैंडर्ड है, विल दे कॉल एनीवन? नो। सो मैं वैसे अगर अपने प्रोफेशन को देखूं तो शायद NMACC से मेरा कोई लेना देना होता नहीं प्रोफेशनली, लेकिन मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर के परफॉर्म करूंगा, ये पॉसिबल ऐसे ही हो पाया है। That's a beautiful cultural center, the Correct. नीता मुकेश अंबानी, राइट। सो अगर हम देखें तो हमने मेलन बॉयज में वर्कशॉप करी, हमने DPS विकास नगर में वर्कशॉप करी, हमने क्वांटम यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप करी, हमने और बहुत सारे स्कूल्स हैं एट डिफरेंट लेवल्स हमने वर्कशॉप्स करी है। रॉक बैलेंसिंग की वर्कशॉप्स IIT मद्रास तक में हो चुकी हैं। इन भारत मंडपम में जो जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, मेरे गुरु, उन्होंने भारत मंडपम में PM मोदी के सामने रॉक बैलेंसिंग करी है, एंड दे आर मेकिंग फार मोर than an IT professional that makes through a salary in a month, far more, right? I'm saying, so ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉक बैलेंसिंग से लोग हमसे पूछते हैं यार पत्थर पे पत्ता रखने से क्या ही हो जाएगा। हो जाएगा, हर चीज का रीजन थोड़ी हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाता है पत्थर पे पत्थर रखने से। आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, जो मैं आज से 1.5 साल पहले था रॉक बैलेंसिंग करने से पहले या शुरू करने से पहले, वो मैं आज नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ इस पिछले 1.5 साल में, एंड आई थिंक अगर मैं अपनी लाइफ स्पैन को कंपेयर करूं तो मेरे ख्याल से पिछले 30 सालों में शायद मैंने इतना नहीं, या 20 सालों में इतना नहीं सीखा होगा जितना मैंने पिछले 1.5 साल में रॉक बैलेंसिंग के थ्रू सीख लिया। So what you are inside is what will come out of you, है ना। तो किसी ने मुझसे ऐसा कहा था कि यदि इस गिलास में पानी भरा जाए और आप भरते रहे, रुके ना, तो क्या गिरेगा बाहर? पानी गिरेगा। लेकिन अगर आप पानी की जगह इसमें कुछ और भरेंगे तो पानी नहीं गिर सकता, वो गिरेगा जो आप इसमें भर रहे। तो जो भीतर है वही बाहर है। What was the first instance जब आप when you got acquainted to this art form? When was that? वो कब शुरू कैसे हुआ और एंट्री कैसे? वो मैंने मेरे फीड पे ये आई थिंक 2024 की बात है, मेरी फीड पे एक
बैलेंस आया जो मुझे लगा यार ये तो ना फोटो एडिटिंग है और यार ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। वहाँ पे मैंने उनको एक मैसेज किया जिनका इंस्टा मैंने देखा था और उनको मैसेज किया और कुछ मिनटों में उनका जवाब आ गया और हम बात करना शुरू हो गए। He was also a professional rock balancer. He is a professional rock balancer and now happens to be my guru. अच्छा। So उनका नाम गौतम वैष्णव है, मैंने उनसे ही सीखा है और वो अभी इंडिया के प्रीमियर रॉक बैलेंसिंग आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में मैं भी बता रहा था आपको कि वो भारत मंडपम में रॉक बैलेंसिंग को पीएम मोदी के सामने दिखा चुके हैं और बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के सामने इस आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट कर चुके हैं। तो मेरी उनसे बात शुरू हुई तो मैंने उनको एज अ क्यूरियोसिटी मैंने उनको बोला कि यार मैं आपसे ना कभी मौका लगेगा तो सीखूंगा। उन्होंने कहा आ जाओ और वो आ जाओ का मैनिफेस्टेशन जो है, ये बात है करीब अक्टूबर नवंबर 2024 के आसपास की, उसका जो मैनिफेस्टेशन था फिर मैंने इस पे विचार करना शुरू किया, अरे मैं अगर जाऊं तो कितना खर्चा आएगा, मैं जाता हूं, मेरे को सीखनी है और मैं फिर उनकी फीड को फॉलो करता रहा, रेगुलरली देखता रहा। मैंने धीरे धीरे कुछ स्टोन्स को उठा करके ऐसे ही ट्राई किया, मेरे से नहीं हो पाया और अल्टीमेटली उसका जो मैनिफेस्टेशन था वो हुआ फरवरी ऑफ 2025 जब मैं पुणे गया और मैंने उनके साथ समय बिताया और उन्होंने मुझे इस आर्ट फॉर्म को सिखाया। मुझे पहला जो बैलेंस मैंने उनसे सीखा था, मुझे उस बैलेंस को करने में 37 मिनट्स लगे थे और जो मेरी जर्नी है जो फरवरी 2025 में शुरू हुई थी और आज मैं जब देखता हूँ पलट के तो मेरे इस जर्नी में अभी भी 37 मिनट से आज मेरे कुछ बैलेंसेस को 6-7 मिनट, कुछ बैलेंसेस को 2 मिनट, कुछ बैलेंसेस को 10 सेकेंड्स और कुछ बैलेंसेस को 2-3 सेकेंड्स ही लगते हैं, लेकिन वो जर्नी 37 मिनट से कुछ मिनट तक आ चुकी है एंड आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर मी टू गो, जहाँ मैं कुछ ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग करूं जो मैं लोग करना चाहता हूँ। इस आर्ट फॉर्म में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब आई वाज गिविंग इट अ थॉट ऑल्सो जब हम बात कर रहे थे, इम्पोर्टेंट इसमें पेशेंस है या स्किल है ज़्यादा या दोनों है? बहुत सुंदर सवाल है यश आपने पूछा और इसमें ना दोनों चीजें मैटर करती है। अगर आपने कभी किसी टाइट रोप वॉकर को देखा होगा, बिल्कुल देखा है, जो एक डंडा लेकर के वो बैलेंस करे दो, तो उसका जो डंडा है वो दोनों तरफ इक्वल वेट, जो लेंथ है उसकी वो दोनों तरफ इक्वल है क्योंकि वो डंडा ही उसको इक्विलिब्रियम में ला रहा है। और आई थिंक रॉक बैलेंसिंग को मैं जब देखूंगा, इस आर्ट फॉर्म को मैं देखता हूँ तो मैं दोनों को, पेशेंस को और स्किल को, दोनों को अलग नहीं करूंगा। तो आपको जितना ज्यादा आप इस बैलेंसेस को प्रैक्टिस करते रहेंगे, स्किल को पॉलिश करते रहेंगे, उतना आपकी पेशेंस भी इंक्रीज होते चली जाएगी। जो भी हम बैलेंस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है या स्टोन है या जो भी है, जो हम बैलेंस करते हैं वो एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन है ऑफ आवर इनर इमोशंस। अगर मैं कहीं अंदर हल्का सा भी इमोशनली हल्का सा स्ट्रेस्ड हूँ, हल्का सा परफॉर्मेंस एंजाइटी है, हल्का सा कहीं प्राइड है या कोई भी ऐसा इमोशन जो मेरे अंदर है उस वक्त, या कहीं स्ट्रेस है, तो मेरे उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन होगा मेरा बैलेंस। राइट। मुझे उतना ज्यादा समय उस बैलेंस को करने में लगेगा। जब आप बैलेंस कर रहे होते हो और जब स्ट्रक्चर बाय चांस गिर जाता है जी, how do you pick yourself up psychologically also, and how do you get back into the game and what does it teach you then? पहली बार में आपका पत्थर बैलेंस नहीं होगा और अमूमन जब मैंने पहली बार किया था, जैसे मैंने भी आपसे शेयर भी किया, 37 मिनट्स मुझे उस पहले बैलेंस को करने में लगे। तो आपको क्या लगता है यश, कितनी बार वो पत्थर अमूमन डगमगाया होगा? काफी बार राइट। तो अगर मैं एक नंबर देने के लिए बोलूं, सोचूं, तो शायद करीब 40 से करीब 100 से 150 बार अंदाजे से इतनी बार वो पत्थर डगमगाया होगा और वो बैलेंस नहीं हुआ
तो मुझे इस प्रोसेस में, तो अगर अब आप सोचिए कि उस 40 बार, अगर सपोज 40 काम एक नंबर के तौर पे 40 ले ले, 40 बार वो पत्थर ने मुझे चैलेंज किया कि मैं यहाँ नहीं टिकने वाला हूँ। राइट। तो मैंने 40 बार अपने आप को प्रिपेयर किया कि मैं उस हार को एक्सेप्ट कर सकूं, क्या बोलना चाहिए, जो मेरा फेलियर है कि मैं नहीं कर पाया उस रॉक को बैलेंस, उस 40 फेलियर्स को मैं एक्सेप्ट कर सकूं। और जब मैंने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया 40 बार, तो मैंने साइकोलॉजिकली मेरे जहन में क्या चल रहा है, और ये अपने आप में एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर आदमी गुजरता है। हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, वो ग्रो नहीं कर रहे होते। जब आप रॉक बैलेंसिंग कर रहे होते हैं, और जो मेन ऑब्जेक्ट जो स्टोन्स है, जो रॉक्स है जी, आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन से टाइप का स्टोन होगा? कुछ इंस्टिंक्ट होता है या कैलकुलेशन होता है? वो हाउ डू यू डिसाइड कि ये स्टोन है, ये मैं अगर इसको रखूंगा ये बैलेंस हो जाएगा, इसके ऊपर मैं बिल्ड कर सकता हूँ? सो हाउ डू यू डिसाइड ऑन दैट स्टोन और दैट रॉक? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया यश। ऐसा कोई बहुत खास तरीके के स्टोन्स नहीं होते। ये नेचुरल रॉक्स है जो हमें नदी या वाटर स्ट्रीम्स के पास, वाटरफॉल्स के पास मिल जाती है। इनको हम यूजुअली सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, जिसमें जो बेसिक रॉक है, जो हम एज अ बेस स्टोन यूज करते हैं, उसमें कुछ छोटे परफोरेशंस या छोटे होल्स जैसे हमें विजुअली दिखाई देते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बेस रॉक दिखा सकता हूँ, यहाँ हमारे पास वो अवेलेबल है। जी बिल्कुल। तो ये जो एक रॉक है, इसमें अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें आपको काफी गड्ढे और इस तरीके के फॉर्मेशंस दिखाई देंगे। ये एक रिवर रॉक है, जो इसमें जो डेंट्स है वो फ्लो की वजह से दूसरे रॉक्स के साथ में टकराने की वजह से ये डेंट्स बन जाते हैं, इरोजन की वजह से ये डेंट्स बन जाते हैं। तो हम यूजुअली जब रॉक बैलेंसिंग करते हैं तो हम बेस में स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही होता है कि हम बेस में एक ऐसी रॉक रखें जिसमें इस तरीके के क्रेविसेस हो या छोटे होल्स हो, जिसपे रॉक को बैलेंस करना वर्टिकली थोड़ा कन्वीनियंट होता है, थोड़ा इजी होता है। तो जो हमारी ऊपर की रॉक्स है, जिनको हम टॉप रॉक बोलते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए उनमें जो डिफरेंट शेप है वो हम बहुत अलग अलग तरीके की शेप्स, जैसे मेरे पास ये 2 रॉक्स है। एक तो ये सिलेंड्रिकल रॉक है जिसको मैं दोनों तरफ से वर्टिकली बैलेंस कर सकता हूँ। तो इस तरीके की रॉक्स हम ढूंढते हैं इंस्टिंक्टिवली, या फिर हम इस तरीके की शेप्स ढूंढते हैं जिसमें थोड़ी यूनिक शेप हो, स्क्वायर्स हो, ट्रायंगल हो या डायमंड शेप्स हो। तो जो नेचुरल स्टोन्स हैं, इनको बैलेंस करना थोड़ा कई बार डिफिकल्ट भी होता है और कई बार बहुत ऑ इंस्पायरिंग होता है, क्योंकि ये करने के बाद बहुत विजुअली अपीलिंग लगते हैं इस तरीके के रॉक्स। जितना इसका बेस ब्रॉड होता चला जाएगा, उतना वो बैलेंस इजी हो जाएगा। करेक्ट। मैं आउटडोर्स में काम करता हूँ, हम लोग नेचर में काम करते हैं, तो हम लोगों को सलाह यही देते हैं कि आप बेहतर होता है जब हम रॉक बैलेंसिंग नेचर में जाकर के करें, एक रिवर के पास जाकर के करें और वहीं पे बैलेंस को बनाएं और उन बैलेंसेस को वापस से हटा दे और उनको वहां छोड़ के चले जाएं, ताकि नेचर जो है जैसा, उसको वैसा रहने दी जाए। तो आई थिंक ह्यूमन फॉर्म विल आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। आपने बोला कि अभी आपको 1.5-2 साल हुए हैं, अभी आप कर रहे हैं, you're also learning, it's your learning curve also. What has been your most challenging और सबसे मेमोरेबल बैलेंसिंग एक्ट आपका कौन सा रहा है इतने टाइम में? मुझे किसी ने ऐसे ही मजाक में ये बोला कि यार इतना स्टोन्स तो आसान है, आप कोई ऑब्जेक्ट करके दिखाओ। तो तब तक ये शुरू की बात है, पिछले साल जब मेरी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस काफी नई थी, तो किसी ने मुझे ऐसे ही बोला कि देखो स्टोन्स तो आसान है,
खड़े हो ना, आप कोई ऑब्जेक्ट करके ही दिखाओ तो माने। ये कहाँ पे पूछा था आपसे? तो ये मुझे हैदराबाद में किसी ने चैलेंज किया था। अच्छा। मैं हैदराबाद में एक वर्कशॉप कर रहा था, तो बच्चों को हम सिखा रहे थे, तो वहां पे बच्चे थे और किसी ने पूछा, यार ये तो बहुत आसान है, आप में बच्चों को सिखा तो रहे हो, बच्चे कर लेंगे, लेकिन आप कुछ अनोखा करके दिखाओ तो माने, और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट खड़ा करो। तो मेरे हाथ में उस टाइम फोन था, मुझे करीब करीब 18 से 20 मिनट लगे थे उस फोन को बैलेंस करने में, लेकिन मैं उसको कर पाया। उसके बाद मैं फोन को करीब करीब 10 से 12 बार अब तक कर चुका हूँ। और फोन के साथ फिर मुझे एक और हंगर, एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई, एक हंगर बढ़ गई कि मैं और क्या ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ। तो अब तक मैं करीब 18 से 20 ऑब्जेक्ट्स को रॉक्स के ऊपर टिका चुका हूँ, जिनमें से ग्लासेस है, कप्स है, सिपर्स है, फोन्स है, रिमोट्स है, हम कैमराज है, रूबिक क्यूब्स है, और घर के बर्तन है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग टिका चुके हैं। चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, स्टूल्स हैं जो हम लोग टिका लेते हैं। बहुत सारे हम में से कुछ ऐसे हैं जो बाइक्स टिका लेते हैं साइड स्टैंड पे। और भी बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो बैलेंसेस किए जा चुके हैं। मेरे गुरु जो हैं उन्होंने एक ह्यूमन को एक चेयर के ऊपर बैलेंस किया है, और वो मतलब अपने आप में वर्ल्ड में आज तक उस बैलेंस को आज तक शायद कोई भी नहीं अचीव कर पाया है। और उन्होंने एक ह्यूमन को एक चेयर पे बैलेंस किया है, और उस चेयर को उन्होंने एक पैर पर एक पत्थर के ऊपर बैलेंस किया है। तो ये सारे बैलेंसेस हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को चैलेंज करते रहेंगे, आप नए नए बैलेंसेस की, नए नए डिफिकल्ट बैलेंसेस की खोज में लगे रहेंगे। ये कैलकुलेशंस है या फिजिक्स है या इज अ अमेलगमेशन ऑफ बोथ? इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ इट। तो ये सिंपल टेक्निक है जिसमें हम फिजिक्स का यूज करते हैं। फिजिक्स कहाँ अप्लाई होती है? फिजिक्स ग्रेड 5 ग्रेड 6 की फिजिक्स हमें ये सिखाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से बैलेंस हो सकता है। और सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ में मैच कर देंगे तो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाएगा। हमें ट्रिग्नोमेट्री ये सिखाती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट में जब वो आता है और उसको हम बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस होने के लिए मिनिमम 3 स्पॉट्स पे कांटेक्ट में आना चाहिए। मिनिमम 3, मैक्सिमम तो ये जो ग्लास है इसका जो बेस है वो फ्लैट बेस है, तो इसको अगर मैं हथेली पे रखूंगा तो ये आई थिंक मिलियन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसको अपनी हथेली पे डायगोनली ऐसे रखूंगा तो जो मिनिमम 3 पॉइंट पे ये टच होना चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाए। और इसीलिए हम 3 पॉइंट कांटेक्ट की बात करते हैं, जिसको हम अगर ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में समझे तो एक परफेक्ट ट्रायंगल है ना। हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं जिसमें तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ईच अदर इससे, तो ये लॉजिक हमारे बैलेंसेस में भी काम आते हैं। और हम जब बच्चों के साथ काम करते हैं, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम करीब 8 से 10 साल के बच्चों के साथ काम करें ताकि वो बेसिक आइडिया को समझ सके। इट्स नॉट मैजिक। ये जो आर्ट है ये मैजिक नहीं है, ये एक टेक्निक है। और there's a science behind it. There's a science behind it. Definitely there's a science behind it. जैसा मैंने आपको बताया ग्रेविटी काम करती है, सो बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस तो ग्रेविटी कर रही है। बट मैं मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं उस बैलेंस को एड करने के लिए, उस बैलेंस को पॉसिबल करने के लिए ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है और जो ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उन दोनों को मैच कर रहा हूं बस ऑब्जेक्ट को मूव करके। तो मेरा वो सिर्फ उतना योगदान है, बाकी तो जो बैलेंस है वो तो ग्रेविटी कर रही है। जब आप ये कर रहे होते हैं नीलेश, आपके दिमाग पे क्या चल रहा होता है? कैलकुलेशन चल रहे होते हैं, कामनेस चल रहा होता है, फोकस चल रहा होता है,
पेशेंस चल रहा होता है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड? सो यश, इन ऑर्डर टू आंसर दैट क्वेश्चन, मैं आपको वहां लेके चलता हूँ जब मैं ये नहीं कर रहा होता हूँ। तो जब मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ, जैसे कि अगर मैं, और जब मैं की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते यश, तो हमारे थॉट्स में, हम जैसा हमने पहले भी बात करी, हम पास्ट में होते हैं, फ्यूचर में होते हैं। जब हम रॉक बैलेंसिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ अपने मोमेंट में होते हैं। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ मेरा मोमेंट चल रहा होता है कि यार ये जो, तो उस टाइम जो मेरी मनोस्थिति है उसमें मैं पेशेंस को फील कर रहा होता हूँ। अपने मेरा जो छोटा लाइफ स्पैन है, आध्यात्म की के रूप से सारे उसको देखे, तो आई एम जस्ट अ डॉट, टाइनी स्पेक, अ टाइनी स्पेक। और मैं जब उस मोमेंट को देख रहा होता हूँ तो मैं ये देख पाता हूँ कि यार मैं, आई एम जस्ट अ डॉट, एंड स्टिल देयर इज सो मच, you know, the universe is so vast, the time is so vast, मैं उस टाइम परमेश्वर की वास्टनेस को देख पाता हूँ, उसके क्रिएशन की वास्टनेस को देख पाता हूँ। तो मैं फिर मैं इतना, उस टाइम पे मुझे एक हम्बलिंग मोमेंट होता है मेरे लिए। मैं अपनी लाइफ को, अपने अचीवमेंट्स को, मुझे लगता है वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब क्रिएशन को देखता हूँ और मैं अपने अचीवमेंट को देखता हूँ तो मेरा सारा प्राइड खत्म। क्योंकि जो मेरा प्राइड है वो मेरे अचीवमेंट है, मेरी लाइफ है, वो मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन जब मैं इस वास्टनेस को देखता हूँ तब पाता हूँ कि यार ये तो मैं डॉट भी नहीं हूँ इस सब के सामने, तो फिर मैं क्या ही किसी बात पर घमंड करूं। तो मैं वहां, मेरे लिए वो बहुत जो मोमेंट होता है बहुत हम्बलिंग होता है। अगर जैसे हम ओपन में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, हाँ, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं। विंड इम्पैक्ट करती है, वेदर, विंड है, जो इसको इम्पैक्ट करती है, साउंड वेव्स है, वाइब्रेशंस है। बहुत बार आपका, और आई थिंक ये, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट तो बाहर होता होगा ये, क्योंकि बाहर इट्स नेचर, आप वेदर को थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप इंडोर्स में हो, you're in a protective environment when you can control certain factors। बाहर सबसे ज्यादा, आई एम प्रिज्यूमिंग कि बाहर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता होगा ये आर्ट फॉर्म के। बाहर ये आर्ट फॉर्म डिफिकल्ट होती है, लेकिन आपके पास आपके पास ना एक बहुत सुंदर चीज है जो आई थिंक मैं इस बात को वर्ड्स में शायद उतना जस्टिफाई ना कर पाऊं। अंदर जो है आपके पास, आपका स्किल है, आपकी साइंस है, वो सब आपको बैक कर रही होती है। पर बाहर जब आप ये बैलेंसेस कर रहे होते हो, द वन थिंग दैट इज इन फेवर ऑफ दिस इज नेचर इटसेल्फ। सो आपका सबसे बड़ा जो someone who's rooting for you is the entire nature who's rooting for you there। so जो बैलेंस है वो बाहर ज्यादा इजी होता है, कॉन्ट्रेरी टू द बिलीफ कि यार बाहर विंड हो सकती है, लेकिन उस विंड में भी हम इस बैलेंस को कर पाते हैं, क्योंकि बाकी जो नेचर में है सिर्फ विंड इज द ओनली डिस्ट्रैक्शन देयर, the only imbalance there at that moment for us, but otherwise सब कुछ तो बैलेंस्ड है। जब मैं नेचर में हूँ, नेचर में सब कुछ बैलेंस्ड है, और जो मैं इस बैलेंस को कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए इजी होता है अचीव कर पाना, बनिस्बत के मैं जब अंदर होता हूँ। सोशल मीडिया ने रॉक बैलेंसिंग को, आपको क्या लगता है कि कैसे ये आर्ट फॉर्म को एम्पलीफाई करने में कितना बड़ा रोल प्ले करा है? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने मेंशन करा थी, आपने भी एक रील देखी है, वो सोशल मीडिया पे ही देखी है, तो इसको प्रमोट करने में, इसकी रीच बढ़ाने में सोशल मीडिया का आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा हाथ है, और क्या इस आर्ट फॉर्म को और कैसे एम्पलीफाई कर सकते? जब मैं ट्रैक करने गया आज से 30 साल पहले, तब मैंने इस बैलेंसेस को कभी देखा। तो या जब मैं गया घूमने के लिए महाबलीपुरम, तो मैंने वो नेचुरल बैलेंस को देखा। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद मैं जान पाया कि देखिए, अगर मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम पे वो फीड नहीं आती, तो शायद मुझे रॉक बैलेंसिंग की सीरियसनेस का, इस आर्ट फॉर्म की डेप्थ का,
इसके बेनिफिट्स का, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अचीव करे हैं, एक्सपीरियंस करे हैं, का अंदाज़ा नहीं होता, मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये सोशल मीडिया ने डेफिनेटली इसको एम्पलीफाई किया है, इसकी रीच को। आज लोग बहुत ज़्यादा इसको देख पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। वो सिर्फ इसी वजह से है कि सोशल मीडिया की वजह से। यूजुअली हम लोग जब सोशल मीडिया पर कोई कोई डालते हैं, तो मैं अपने और कामों की जो रील्स डालता हूँ, तो उस पे इतने व्यूज और इतने लाइक्स नहीं होते हैं जब मैं वर्सेस जब मैं रॉक बैलेंसिंग के कुछ डिफिकल्ट बैलेंसेस डालता हूँ। जैसे मैंने अभी पीछे कुछ समय पहले एक स्पून को खड़ा किया था, तो मैंने उसकी जब डाली तो उसमें मेरे करीब 5-6 हज़ार व्यूज करीब थे। तो ये सोशल मीडिया की वजह से ही है कि ये आर्ट फॉर्म इतना एम्पलीफाई हो रही है, इसके बारे में लोगों को पता चल रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो अभी भी हमने काफ़ी बातें करी हैं अबाउट रॉक बैलेंसिंग। आपके पर्सनल व्यू में इसका डीपर मीनिंग क्या है रॉक बैलेंसिंग का आपके लाइफ में, या फिर इन जनरल व्हाट इज द डीपर मीनिंग बिहाइंड दिस आर्ट फॉर्म? जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये है क्या। राइट। जब मैंने पहली बार इसको एक्सपीरियंस किया, पहला बैलेंस किया, उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने अपनी प्रैक्टिस को रेगुलरली शुरू किया, आज 1.5 सवा साल के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है, बहुत मेडिटेटिव बेनिफिट्स है। मैं करीब 1.5 साल पहले थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा सा डिसऑर्डर से बैटल कर रहा था, थोड़े इमोशनल डिस्टर्बेंसेस थे जिनको मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। आज मैं उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ। आज मैं अपने आप में काफ़ी कामनेस फील करता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस that I've continued to do। और आई थिंक ये मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर वो इस आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करे रेगुलरली एज अ मेडिटेशन। तो मैंने तो इसके मेडिटेटिव बेनिफिट्स एक्सपीरियंस किए हैं। तो मैं एक्चुअली वही पूछने वाला था, व्हाट आर दोस 3-4 थिंग दैट यू हैव लर्नड बिकॉज ऑफ रॉक बैलेंसिंग? देखिए, मेरी पेशेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है पिछले 1 सवा साल में। मैं अब उतनी जल्दी अपना आपा नहीं खोता हूँ जितना पहले मैं खो देता था। You become a little calmer now? I have become a lot calmer than who I was a year and a half ago। मेरा पेशेंस के साथ साथ मेरी फोकस to doing something, my attention to doing something has increased a great deal। मेरा कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। मैं जल्दी से हार नहीं मान लेता हूँ। आई हैव कम टू टर्म्स विद। उसके साथ साथ एक और जो इस आर्ट फॉर्म ने मेरे लिए किया है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से डिटैच होने लगा, आउटकम से। मेरे लिए अब आउटकम्स, अचीवमेंट्स, ये धीरे धीरे इनके मायने लाइफ में से ख़त्म होते जा रहे हैं। रिलेशनशिप्स, इसके जो अटैचमेंट है, मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ थ्रू रॉक बैलेंसिंग, कि जब मैं एक स्टोन को रखता हूँ और उसको बहुत मुश्किल के बाद में उस लेट्स से किसी बैलेंस को कर पाता हूँ, मुझे 15-20 मिनट 25 मिनट लगते हैं, और वो अचीवमेंट जो है उसको जब मैं उस रॉक पे से हटा देता हूँ, वहां पे मैं अपने लिए डिटैचमेंट को इन अ शॉर्ट फॉर्म, इन अ स्मॉल फॉर्म प्रैक्टिस होते हुए देखता हूँ। तो मेरे लिए अचीवमेंट का मायने नहीं रह जाता। क्या आप इंटेंशनली अपने स्ट्रक्चर्स को तोड़ देते हैं या नेचर पे छोड़ देते हैं? मतलब जो नेचर है वो अपने आप में बहुत बैलेंस्ड है। अगर मैं नेचर में जाता हूँ और मैं एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करता हूँ, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, या एक ऐसा फॉर्मेशन बनाता हूँ, और उस फॉर्मेशन को मैं वापस से तोड़ नहीं देता हूँ, तो मैं नेचर को इम्बैलेंस कर रहा हूँ वहाँ पर। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो मैंने रॉक उठाई है, अपने बैलेंसेस में यूज़ करी है, मैं नहीं जानता वो रॉक
कितने हजारों साल पुरानी है, कब से वो वहां पड़ी है। अगर वो वहां पे हजारों साल से पड़ी है और मैं उसको उठा करके एक बैलेंस में लगा देता हूँ और वहां छोड़ देता हूँ, तो मैं आई थिंक उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम आउटडोर्स में बैलेंस को लगाते हैं, नेचर में बैलेंस को लगाते हैं, नदियों के पास वाटरफॉल में बैलेंसेस को लगाते हैं, तो हम उनको वापस से तोड़ देते, हटा देते और पत्थरों को डाल देते वापस से। लेकिन जब हम वर्कशॉप्स करते हैं तो हम तब हम इन बैलेंसेस को तब भी हटा देते, क्योंकि लॉजिस्टिकली इस बैलेंस को कहीं भी छोड़ना। और दूसरा, नेचर में बहुत सारे ऐसा है, बहुत सारे एरियाज में आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं जो इस तरीके के बैलेंसेस के थ्रू ही बनाए जाते हैं। तो अगर आप ट्रैकिंग किसी ट्रैकर से बात करें, किसी माउंटेनियर से बात करें, तो वो आपको बताएगा कि कुछ मार्कर्स होते हैं जिनको स्टोन के ऊपर स्टोन रख करके बनाया जाता है। अगर मैं कोई ऐसा बैलेंस या ऐसी फॉर्मेशन क्रिएट करता हूँ तो मैं कहीं ऐसा कोई मार्कर तो क्रिएट नहीं कर रहा जो किसी ट्रैकर को कंफ्यूज कर दे, उसे मार्क से भटका दे। तो इससे भी हम नेचर को जस का तस छोड़ देते हैं। तो हमने जहाँ से पत्थर उठाया हम उन्हें वापस नेचर में डाल देते हैं। इन बैलेंसेस को हम वैसा नहीं छोड़ते। जैसे कोई हमारे लिस्टर है एंड वो रॉक बैलेंसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, व्हाट वुड बी दैट सिंपल एडवाइस टू दैट? देखिए, बहुत सिंपल है रॉक बैलेंसिंग स्टार्ट करना। आपके पास दो ऑप्शंस है। आप देहरादून इज अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आपके पास एम्पल नदियाँ, एम्पल वाटरफॉल्स अवेलेबल हैं और बहुत रॉक्स हैं, मिलियंस की तादाद में रॉक्स हैं। तो आप कोई भी एक आपके फिस्ट से साइज का कोई भी एक रॉक जिसमें थोड़े गड्ढे हो उस तरीके का आप पिक कर सकते हैं आपके घर के आसपास से। आप उसके अलावा इस तरीके के कुछ रॉक्स जैसा हमने पहले दिखाए थे, डिफरेंट शेप साइजेस के छोटे बड़े रॉक्स पिक कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल शेप्स या ट्रायंगल या स्क्वायर्स या डायमंड शेप्स के आप रॉक्स पिक कर सकते हैं। और सिंपल आप अपनी उंगली को अगर किसी भी हाथ की दो फर्स्ट 2 फिंगर्स को और अपने थंब को जब नजदीक में लाते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, तो एक छोटा सा गड्ढा बनता है। उसके अंदर एक छोटा सा एक ट्रायंगल आपको दिखाई देगा। आप इस गड्ढे को इस रॉक का गड्ढा मान लीजिए और इसके ऊपर जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो आप सोच के देखिए, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप आप आपके उत्तराखंड में एक बैलेंसर है, वो आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि हम स्कूल्स के साथ में काम करते हैं, हम एनजीओज के साथ में काम करते हैं, हम बहुत सारे ग्रुप्स के साथ में काम करते हैं, हम इंडिविजुअल्स के साथ में काम करते हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं, हम एक्सपीरियंस सेंटर्स लगाते हैं। तो आप हमें इनवाइट कर सकते हैं और हम बेसिक वर्कशॉप 90 मिनट्स से 2 आवर की बेसिक वर्कशॉप होती है जिसे आप अटेंड करें। हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स देहरादून में करी हैं, कैफेज में करी हैं, हमने रिट्रीट सेंटर्स में करी हैं। हम लोग वेलनेस रिट्रीट्स में किस आर्ट फॉर्म को एज अ वेलनेस प्रैक्टिस सिखाते हैं। तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं। ये थोड़ा सा फन सेगमेंट है विच इज द रैपिड फायर राउंड हरिलेश, नॉट टू मेनी क्वेश्चंस अबाउट लेट्स सी आई कैन डू जस्टिस। या एक वर्ड में रॉक बैलेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? पेशेंस। पेशेंस या पैशन? पैशन। सनराइज बैलेंसिंग या सनसेट बैलेंसिंग? सनसेट बैलेंसिंग। माउंटेन्स या बीच, बेस्ट स्पॉट फॉर बैलेंसिंग? माउंटेन्स। एक परफेक्ट स्टैक या मल्टीपल स्मॉल स्टॉक्स? एक परफेक्ट स्टैक। म्यूजिक के साथ बैलेंस करना या कंप्लीट साइलेंस? म्यूजिक के साथ बैलेंस करना, म्यूजिक जो बहुत काम हो, आई थिंक म्यूजिक। एक स्टैक बनाने में मिनट्स या आवर्स? 37 मिनट्स। कभी फ्रस्ट्रेशन में रॉक्स फेंक दिया? यस और नो? नो। नेचर या इंस्टाग्राम, किसके लिए ज्यादा क्रिएट करते हो आप? इंस्टाग्राम। अगर रॉक बैलेंसिंग ना करते तो कौन सी आर्ट फॉर्म आप कर रहे होते? मंडाला। So that was that. अच्छा, before I let you go, for the benefit of our viewers and for my benefit also, एक थोड़ा सा आप मेरे को बैलेंस करके हमें और हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा श्योर बैलेंस करके थोड़ा सा प्लीज दिखाए।
नाउ इफ इसको 1 2 3 4 5 इसको हम यहाँ पे रखें, फिर इसको इसके ऊपर रख सकते हैं टेस्ट को। ट्राई कर सकते। ट्राई कर सकते बट आई डाउट, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत नैरो है। इसके ऊपर इसको कहीं भी कोई नहीं, जरूरी नहीं है, बट कैन बी जस्ट कीप इट like this which is doable, like this is doable, वो आई कैन अंडरस्टैंड, वो थोड़ा सा नहीं होगा बिकॉज like this is doable, like this is doable। तो इसको हम क्या करते हैं, अब अगर मेरे पास और स्टोन होता तो हम हम एक काम करते हैं, इसको खड़ा करते हैं। तो अभी हम एक काउंटर बैलेंस एक और ट्राई करते हैं। इस पे नहीं होगा, इस पे हो जाएगा। मैं ये टिकाऊंगा, ये टिकाऊंगा और फिर ये वाला स्टोन टिकाऊंगा इसके ऊपर, तो हो जाएगा। ये वाला जो स्टोन ये इसके ऊपर ऐसे टिक जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा। And this is a very tough balance. This is a tough balance. Oh, Awesome. very good, very good. Now, if I had a smaller stone, I would have balanced it here, because this stone is heavier than this stone. So if I had a smaller stone, I could have balanced that stone here, and that would still balance, because ये stone उस स्टोन के वेट को यहाँ से बैलेंस कर लेता हूँ। करेक्ट करेक्ट, मेक सेंस। या ऑसम। सो एक काम करते हैं यश, जस्ट फॉर मैं आपको, आप ट्राई कीजिए ये आज के लिए, व्हाई डोंट यू एक्सपीरियंस, और आप बताइए आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। ये लगाइए, आपको क्या करना है, तम का जो टिप है इस साइज का कोई आपको होल ढूंढना है, और ये रॉक के बेस को, मतलब दोनों में से कोई भी एक साइड आपको सिर्फ रखना है और उसको ऐसे फील करना है और ऐसे करके टिका लेना है। दैट्स ऑल। वैसे टिका, ठीक है, आप एक्सपीरियंस कीजिए। टीप इस पे जब ये टिक जाए ना, ये रॉक टिक जाए, ये टीप इस पे टिकाना है। तो जब तक आपको दो तो फौरन जैसे ही रखोगे मिल जाएगी, हमको तीसरा फील करना पड़ेगा। जिस तरफ रॉक गिर रहा है, सपोज आप यहाँ रख रहे हो, रॉक बार बार इधर गिर रहा है, आपको क्या करना है, बेस को अवे फ्रॉम यू, जिधर गिर रहा है उस तरफ, और टॉप को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर। सपोज ये इधर गिर रहा है, तो मेरे को क्या करना है, ये रॉक को ऐसे फेस शिफ्ट करना है। सी वर्कशॉप्स पे तो हम 5 डिफरेंट लेवल्स पे लिख जाते विद इन दिस। अब आपको क्या करना है, इससे छोटा इसका हाफ स्पॉट ढूंढना है। सपोज ये है या ये भी है छोटा, ठीक है, ये है, ये छोटे स्पॉट्स यहाँ पे टिकाइए होगा। अब आपको छोटे स्पॉट पर टिक, दिस इज लेवल 2, दिस इज बेसिक लेवल, तो आपने बहुत आराम से अचीव करा। अच्छा, लेवल 1 वाज डन लाइक okay. Won't this be even more challenging had the rock not had these crevices? Correct. Would it be completely smooth? That could be even more challenging, right? करेक्ट। ये लीजिए यहाँ पे ट्राई कीजिए, थोड़ा सा मतलब फ्रिक्शनल बैलेंस।
नहीं, ये हल्का सा शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 2 स्पॉट मिल रहे हैं मगर तीसरा नहीं मिलता है। ये देखिए, ये 2 स्पॉट तो है, तीसरा स्पॉट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, रॉक का हल्का सा पेस पे चेंज कर सकते हैं थोड़ी। अगर ऐसे नहीं करनी है तो रॉक का हल्का फेस चेंज। Now gradually we go to the third spot which is even smaller than this one. अच्छा, राई का नाना बोलते हैं ना वेस्टर्न से उसके बराबर का। So it can be this one here. And takes a lot of concentration also. It requires a lot of concentration. Yeah, and we spoke about doing it with music or without music. I think I do better without music. Yeah, नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ और यहाँ पे ग्लास। ये वेई चैन। Crazy लोग, है ना? This was a great session. Harish, thank you so much. Thank you. Pleasure to have you and to discuss this art form and all that. Uh, it was very insightful, so much to learn. I learned a lot. I'm sure our viewers also would find this the conversation really helpful if they want to get into rock balancing or just for the further the consume good content. Please watch this. But yeah, thank you so much for coming. Thank you. Very lovely to be here and thank you for having me.